डियर स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज की क्लास में हम भूगोल में जो विभिन्न द्वैतवाद हैं उनमें से एक द्वैत जो कि फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के बीच का है उस पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक आपकी एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से फर्स्ट यूनिट का पार्ट है। तो पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि ड्यूअलिज्म से क्या तात्पर्य है। ड्यूअलिज्म से तात्पर्य है द्वैतवाद। हिंदी में ड्यूअलिज्म को द्वैतवाद बोलते हैं। भूगोल में कई प्रकार के द्वैतवाद देखने को मिलते हैं। द्वैतवाद से तात्पर्य है कि भूगोल के जो अग्रणीय विद्वान हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो भूगोल की विषय वस्तु को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं अथवा विषय वस्तु के अलग अलग हिस्सों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। कुछ भूगोलवेताओं का मत है कि भूगोल के अंदर विषय वस्तु जो है वो पृथ्वी के फिजिकल फीचर्स अथवा भौतिक फीचर्स जो हैं वो होने चाहिए, जैसे कि पहाड़ों का अध्ययन, पठारों का अध्ययन, मैदानी प्रदेशों का अध्ययन अथवा नदियों का अध्ययन, ज्वालामुखी का अध्ययन, भूकंप जैसी घटनाओं का अध्ययन, क्लाइमेटिक इवेंट्स का अध्ययन, मृदा निर्माण प्रक्रियाओं का अध्ययन, इकोसिस्टम्स का अध्ययन। तो इस तरह का मत बहुत से भूगोलवेताओं का है कि भूगोल की कोर या मुख्य विषय वस्तु पृथ्वी के धरातल पर होने वाली फिजिकल या भौतिक प्रक्रियाएं पर्यावरण की जो हैं वो होनी चाहिए। जबकि भूगोलवेताओं का एक बहुत बड़ा सेक्शन है, उसका मत यह है कि फिजिकल जो सेटिंग है पृथ्वी की, यानी कि किसी स्थान पे पर्वत हैं, पठार हैं अथवा मैदानी प्रदेश हैं, उस फिजिकल सेटिंग के ऊपर ह्यूमन एक्टिविटी अनफोल्ड करती है एवं भूगोल के विद्यार्थियों या भूगोल के प्रैक्टिशनर्स के लिए इस फिजिकल सेटिंग के ऊपर ह्यूमन बीइंग्स अपना एडजस्टमेंट किस प्रकार से करते हैं, ह्यूमन सोसाइटीज़ या मानव समाज किस तरह से अपना एडजस्टमेंट इसके साथ करते हैं, यह भूगोल की मुख्य विषय वस्तु है। तो अब इस ड्यूअलिज्म या दो तरह के मत विद्वानों के बीच में हैं, तो हम जानने का कोशिश करेंगे कि कौन सा मत महत्वपूर्ण है अथवा दोनों ही मत महत्वपूर्ण हैं। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम भूगोल की एक सिंपल डेफिनेशन के साथ। ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, रीजन्स, कंट्रीज, क्लाइमेट्स एंड इकोसिस्टम्स अराउंड द वर्ल्ड। यानी कि भूगोल पूरे पृथ्वी का जो धरातल है या हमारा जो विश्व है उसके जो भिन्न भिन्न स्थान हैं, प्रदेश हैं, देश हैं, नगर हैं या क्लाइमेट्स हैं या इकोसिस्टम्स है, उन सब का अध्ययन है। और इसी भूगोल की परिभाषा का दूसरा पार्ट है ज्योग्राफी एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप दैट ह्यूमंस हैव विद दीज फिजिकल एंड एनवायरमेंटल सेटिंग्स एंड हाउ द अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड। तो अब आप इस सेकंड पार्ट के ऊपर ध्यान दीजिए। इट एक्सप्लोर्स, ज्योग्राफी एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप्स। अब ये रिलेशनशिप्स महत्वपूर्ण है दैट ह्यूमंस यानी मानव हैव विद फिजिकल एंड एनवायरमेंटल सेटिंग। फिजिकल सेटिंग से तात्पर्य है कि वहाँ का उच्चावच किस प्रकार का है, क्या वो समतल प्रदेश है अथवा वो बहुत अधिक हाई एंड लो उच्चावच या रिलीफ जैसे कि माउंटेन का रीजन है उस प्रकार का है। एंड एनवायरमेंटल सेटिंग। अब एनवायरमेंटल सेटिंग में क्या आ सकता है कि ये जो मैदानी प्रदेश है, क्या ये उदाहरण के लिए क्या ये एक शुष्क प्रदेश है जहाँ पर कि बारिश बहुत आती है, यानी कि मरुस्थली प्रकार का एनवायरनमेंट है, या ये मैदानी प्रदेश जो है आर्द्र है, यहाँ बहुत बारिश आती है, या फिर ये पहाड़ी प्रदेश जो है यहाँ ये बिल्कुल सूखा है, यहाँ बारिश बिल्कुल नहीं आती, या ये पहाड़ी प्रदेश कुछ इस प्रकार का है जहाँ पर कि बारिश बहुत आती है। इसके एग्जाम्पल्स हम भारत के उदाहरण से देख सकते हैं कि यदि
मैदानी प्रदेश हैं एवं शुष्क है, जैसे कि राजस्थान का थार मरुस्थल। तो समतल इलाका है, कहीं कहीं पर सैंड ड्यून्स हैं, मगर मैदानी जैसा ही प्रदेश है, बहुत सा हिस्सा है जहाँ पे कि अधिक ड्यून्स नहीं है, परंतु शुष्क है, बारिश बहुत कम आती है। तो ये एक एनवायरमेंटल, फिजिकल और एनवायरमेंटल सेटिंग एक प्रदेश की होगी। इसी प्रकार से हम मैदानी प्रदेश देखते हैं, तो यदि आप बंगाल का या बिहार के अथवा असम का या यूपी के मैदानी प्रदेश की बात करें, तो वे भी समतल इलाके हैं, परंतु राजस्थान के शुष्क प्रदेश के मुकाबले वहाँ बहुत अधिक मात्रा में तो बारिश आती है, एवं बारिश के साथ साथ वहाँ साल भर बहने वाली नदियाँ भी हिमालय पर्वत से आकर बिहार, बंगाल और आसाम से के मैदानी प्रदेशों से बहती है। तो एनवायरमेंटल सेटिंग बहुत अलग हो गई। तो अब पुनः परिभाषा को देखिए, इट एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप, यानी संबंध ह्यूमंस या मानव समूह जो हैं उनके अपने फिजिकल और एनवायरमेंटल सेटिंग के साथ किस प्रकार का संबंध है, एवं दूसरा पार्ट और है, एंड हाउ अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड। तो जिस भी स्थान पर मानव समूह रहता है, जिस फिजिकल सेटिंग या एनवायरमेंटल सेटिंग में रहता है, वहाँ बहुत से प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं। तो वो उन प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल किस प्रकार करते हैं। तो ये जो जो रिलेशनशिप है फिजिकल सेटिंग और एनवायरमेंटल सेटिंग के अंदर, मानव समूह उपलब्ध जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूज कैसे कर रहे हैं, ये ज्योग्राफी के अध्ययन का विषय है। नेचुरल रिसोर्सेज के यूज से तात्पर्य, फॉर एग्जांपल मैदानी प्रदेश है, तो क्या वहाँ पर उपलब्ध नदियों के जल का उपयोग वहाँ के लोग या वहाँ के जो समूह है वो सिंचाई के लिए करके, और क्या उन्होंने अपनी एग्रीकल्चर को काफ़ी एडवांस लेवल तक अधिक उत्पादन ले पा रहे हैं क्या। यदि वह मैदानी प्रदेश है, शुष्क है, जल की या आर्द्रता की कमी है, तो क्या वहाँ के लोगों ने भूगर्भिक जल का इस्तेमाल अपने कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया है कि नहीं। तो इस प्रकार की रिलेशनशिप नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनका इस्तेमाल कैसे कर पा रहे हैं। एक अन्य उदाहरण ले सकते हैं, यदि पहाड़ी प्रदेश है, तो क्या वहाँ के लोगों ने अपने पहाड़ी क्षेत्र की सीनिक ब्यूटी का इस्तेमाल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया है या नहीं। या एक समतल मैदानी समुद्र तटीय प्रदेश है, तो क्या वहाँ के लोगों ने समुद्रों से व्यापार होता है, तो क्या वहाँ व्यापार विकसित हुआ है कि नहीं। अथवा उन्होंने जो ओशनिक या समुद्रीय सी फूड जो है उस इंडस्ट्री को या उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को, मछली पालन को, क्या वहाँ विकसित हो पाया है अथवा नहीं है। विकास हुआ है तो वह विकास की किस स्टेज में है। तो इस प्रकार की रिलेशनशिप जो हैं, जो कि मानव समूहों के अपने भौतिक और पर्यावरणीय जो सेटिंग हैं, जो कि पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग होती हैं, और वहाँ इसीलिए उपलब्ध रिसोर्सेज भी एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं। जैसा कि पहले की क्लासेस में भी हमने देखा है कि जो ठंडे प्रदेश हैं, उदाहरण के लिए आर्कटिक का क्षेत्र या साइबेरिया का क्षेत्र, अलास्का का क्षेत्र, वहाँ साल में बहुत अधिक समय तक ठंड बहुत पड़ती है, बर्फ लैंडस्केप या ज़मीन को ढके रखती है, और कृषि कम हो पाती है, नेचुरल वेजिटेशन भी कम होता है। तो वहाँ लोग वहाँ वहाँ मिलने वाले जानवरों का शिकार करके अपना जीवन यापन, मछलियों का शिकार करके अथवा वाइल्ड लाइफ का शिकार करके, रेंडियर इत्यादि का अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस प्रकार से अपने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ अलग अलग होता है। अब चूंकि ये पेपर ह्यूमन ज्योग्राफी का है, तो हमारे लिए इस पेपर में ये रिलेशनशिप बहुत महत्वपूर्ण है कि मानव भूगोल का जो एरिया है, जो लोग, जो विद्वान मानते हैं कि भूगोल की मुख्य विषय वस्तु भौतिक भूगोल ना होकर मानव भूगोल है, उनका ये मानना है कि किस प्रकार मानव समूह अपने फिजिकल और एनवायरमेंटल सेटिंग का और वहाँ उपलब्ध रिसोर्सेज का इस्तेमाल अपने जीवन यापन के लिए करते हैं। तो ये दो मत हैं। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार ये बहुत से उदाहरणों से ये स्टडीज हो सकती हैं, पर आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि मानव भूगोल के का अध्ययन को जो प्रमोट करते हैं वो विद्वान भी ये कहते हैं कि फिजिकल और एनवायरमेंटल सेटिंग, यानी भौतिक भूगोल के जो तत्व हैं
उनके साथ मानव का क्या रिलेशनशिप है। तो फिजिकल और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी तो आनी ही चाहिए, बट क्या वो मूल विषय है, होना चाहिए अथवा नहीं है। तो हम अब आगे देखते हैं कि किस प्रकार के ये ड्यूअलिज्म जो है उसके उदाहरण देखते हैं ज्योग्राफर्स की प्रैक्टिस में, या हमारे अध्ययन की जो चीजें हैं उसके अंदर ये किस प्रकार अनफोल्ड करता है। फिजिकल ज्योग्राफी, तो फिजिकल ज्योग्राफी जो है फोकस इज ऑन फिजिकल एनवायरनमेंट, जो भौतिक पर्यावरण है उसके ऊपर फोकस करती है, या नेचुरल प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो इनके एग्जाम्पल क्या क्या है। फिजिकल एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल है लैंडस्केप, यानी कि समतल क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है। क्लाइमेट्स, ठंडा क्लाइमेट है या उष्ण क्लाइमेट है, शुष्क क्लाइमेट है अथवा आर्द्र क्लाइमेट है। इकोसिस्टम्स, क्या जिस प्रदेश की आप अध्ययन कर रहे हैं वहाँ पर घास भूमियाँ हैं, पास्चर्स हैं, या फिर ग्रासलैंड है, या वहाँ फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट है तो किस प्रकार का है, सवाना टाइप का फॉरेस्ट है, अथवा डेसिडुअस पर्णपाती फॉरेस्ट है, कोनिफोरस फॉरेस्ट है जो कि टेम्परेट रीजन्स में मिलते हैं, या घने इक्वेटोरियल वन है वह विषुवत रेखीय क्षेत्रों में मिलते हैं। तो किस प्रकार का इकोसिस्टम वहाँ मिलता है, ये फिजिकल ज्योग्राफी का अध्ययन का विषय है। और इन अध्ययन के विषय के कारण फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर भी कई सारी सब ब्रांचेस बन गई हैं। जैसे लैंडस्केप्स के ऊपर यदि फोकस होगा तो जियोमॉर्फोलॉजी वो सब ब्रांच उसका अध्ययन करती है कि किसी एरिया का जो लैंडस्केप है, पहाड़ी इलाका है, यदि बिल्कुल युवा पहाड़ हैं जैसे कि हिमालय, तो वहाँ का लैंडस्केप कैसा है। अपर्दित पहाड़ हैं जैसे कि अरावली हिल्स का एरिया है, तो वहाँ का लैंडस्केप कैसा है। इसी तरह क्लाइमेट के ऊपर यदि फोकस है फिजिकल ज्योग्राफी में, तो जो सब ब्रांच बनी है वो है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी के अंदर आप क्यों पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में अधिक शीत ऋतु पड़ती है, अथवा कौन क्यों किन्हीं स्थानों पर बिल्कुल भी शीत ऋतु नहीं आती, या क्या कारण है कि कुछ स्थानों पर बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है एवं कुछ स्थान बहुत ही शुष्क हैं। इन सब भौतिक तथ्यों का अध्ययन क्लाइमेटोलॉजी में किया जाता है। इसी प्रकार एक और एरिया आ गया जिसको कि हम बोलेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से तात्पर्य है बायोज्योग्राफी से, यानी एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर का जहाँ इंटरेक्शन है वहाँ पर लाइफ मिलती है, लाइफ जोन है। चाहे ये लाइफ इंसेक्ट्स के फॉर्म में हो, बैक्टीरियाज या वायरस के फॉर्म में हो, किसी हर प्रकार के वेजिटेशन के फॉर्म में हो, वाइल्ड लाइफ की फॉर्म में हो, बर्ड्स की फॉर्म में हो, या ह्यूमन बींग्स की फॉर्म में हो। तो हर स्थान पर जो इकोलॉजिकल सिस्टम है जिसमें बहुत सारे जीव जंतु, वनस्पति, जीव जंतु और ह्यूमन बींग्स एक दूसरे के साथ अंतर संबंधों में जुड़े हुए हैं, तो वो इकोसिस्टम्स है। तो इकोसिस्टम्स का अध्ययन ज्योग्राफी में बायोज्योग्राफी की ब्रांच इकोसिस्टम्स का अध्ययन करती है। तो ये फिजिकल ज्योग्राफी की कुछ ब्रांचेस हैं। इसी तरह ओशन का अध्ययन, यदि समुद्री इलाकों का अध्ययन यदि फोकस है, तो भौतिक भूगोल की एक ब्रांच है जिसको कि ओशनोग्राफी बोलेंगे। और यदि जल की उपलब्धता खाली समुद्र में ही नहीं, पूरी पृथ्वी के ऊपर यदि भूगोलवेताओं का फोकस है, तो भूगोलवेता जिस सब ब्रांच में उसका अध्ययन करते हैं उसको हाइड्रोलॉजी बोलेंगे। मृदाओं, मिट्टियों के ऊपर यदि अध्ययन का फोकस है तो सॉइल ज्योग्राफी या पेडोलॉजी जो है हमारे अध्ययन का मुख्य विषय रहेगा। तो ये फिजिकल ज्योग्राफी की कुछ बेसिक ब्रांचेस हैं जो पिछले 300 सालों के अंदर ज्योग्राफी का जो मॉडर्न ज्योग्राफी का डेवलपमेंट हुआ है उसमें ये विकसित हुई हैं। और इनका काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन है अपने सिस्टर डिसिप्लिन्स के साथ, जिसकी बात किसी अन्य लेक्चर में हम इंटरडिसिप्लिनरी ट्रेंड्स जो हैं ज्योग्राफी में उसमें करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी में किस तरह के अध्ययन होते हैं। यहाँ इस स्लाइड में आप लोग देख पा रहे हैं कि ये लैंडस्केप जो है, एक्सक्यूज में मुझे
शुरू करते हैं। भौतिक भूगोल के अंदर हम लैंडस्केप्स का अध्ययन कर रहे हैं। इस स्लाइड के अंदर आप देख रहे हैं कि ये एक ड्यूनल लैंडस्केप है, यानी सैंड ड्यून्स या बालूका स्तूपों का लैंडस्केप है, और वेजिटेशन नहीं देख पा रहे हैं आप इसमें कहीं भी, और चारों तरफ सैंड ड्यून्स है। यहाँ किसी जानवर अथवा फॉर एग्जांपल ऊंट या किसी ह्यूमन बींग्स के जाने के पद चिन्ह आपको दिख रहे हैं। तो इस तरह के लैंडस्केप्स का निर्माण क्यों हुआ, यहाँ वनस्पति क्यों नहीं मिलती, यहाँ मिलने वाली सैंड कहाँ से आई, कौन से ऐसे कारण है कि यहाँ पर वेजिटेशन नहीं है, या कौन से ऐसे कारण है कि इतनी सैंड यहाँ आ गई। क्या ये सैंड लोकल ओरिजिन की है, यानी यहाँ पर धरातल में जो चट्टाने हैं उन्हीं के स्लो इरोजन या अपक्षय के कारण ये बालू यहाँ इकट्ठी हुई, अथवा ये किसी अन्यत्र क्षेत्र से पवनों के साथ यहाँ इसका लाके निक्षेपण किया गया है। तो इस लैंडस्केप का यदि अध्ययन फिजिकल ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से करेंगे तो वो कुछ इस तरह के सवालों का जवाब उसमें ढूंढा जाएगा। हम यहाँ फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर लैंडस्केप्स की या एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि ये एक पहाड़ी लैंडस्केप है, माउंटेनियस रीजन है, या माउंटेन क्लाइमेट है। माउंटेन क्लाइमेट में आपको माउंटेन्स या हिल्स की एक रेंज यहाँ दिख रही है, इसके पीछे एक रेंज आप और देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक अन्य रेंज है, इस रेंज और इस रेंज के बीच में आप यहाँ पर वैली देख पा रहे हैं, इस रेंज और इस माउंटेन रेंज के बीच में भी हम इस वैली को देख पा रहे हैं, और इस वैली में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रिवर आ रही है। तो यदि आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इस रिवर में शायद इधर से आके कोई रिवर मिलती होगी, मगर यहाँ लग रहा है कि इस जगह रिवर ने इस पहाड़ी श्रृंखला को काटा है, और रिवर इसको अपर्दन के द्वारा काटा है, और रिवर यहाँ से इस माउंटेन चेन को काट के और आगे बढ़ रही है। तो ये एक माउंटेनियस लैंडस्केप है जिसमें हिल्स हैं, वैलीज हैं, रिवर है। इसके साथ आप यहाँ खूब वनस्पति भी देख पा रहे हैं। तो भारत से यदि हम उदाहरण लें तो हिमालय पर्वत के क्षेत्रों में इस तरह का लैंडस्केप आपको खूब देखने को मिलेगा, आल्प्स में भी मिलेगा। हिमालय में इस तरह का लैंडस्केप देखने के लिए आप उत्तराखंड जा सकते हैं, आप हिमाचल में देख सकते हैं, आप कश्मीर में देख सकते हैं। मगर एक चीज़ जो ध्यान देने की है कि इस तरह का लैंडस्केप हिमालय के सदर्न स्लोप्स में मिलता है, यानी कि हिमालय पर्वतमाला के जो दक्षिणी ढाल हैं उनमें ये देखने को मिलेगा, क्योंकि दक्षिणी ढाल ही ऐसे हैं जहाँ पर कि धूप रहती है साल भर, और जहाँ बारिश खूब आती है। नॉर्दर्न जो स्लोप्स हैं वो शेडो जोन है, यानी इनके पीछे का जो जोन होगा तो सूर्य लगभग जैसे यहाँ से चमक के यूं जाता है, तो इन इलाकों में तो धूप मिलती है साल भर, मगर पीछे के इलाकों में धूप नहीं मिलेगी। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं इस एरिया में छाया है। तो यदि माउंटेन बहुत ऊंचे हैं तो बारिश मॉनसून क्लाउड्स क्रॉस ओवर नहीं करेंगे, दिन के अधिकांश समय छाया रहेगी तो तापमान कम रहेगा, तो वनस्पति वहाँ कम मिलती है। फॉर एग्जाम्पल लद्दाख का इलाका भारत के अंदर ही, हिमाचल प्रदेश में, अथवा तिब्बत का इलाका, तो जो कि एक एरिड या ड्राई माउंटेन एनवायरनमेंट जिसको हम कह पाएंगे। फिजिकल ज्योग्राफी में ही लैंडस्केप्स की बात को आगे बढ़ाते हैं, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि भूगोलवेत्ता ग्लेशियल एनवायरनमेंट्स का भी अध्ययन करते हैं। बहुत ऊंचे पर्वत हैं, आप इन पर्वतों पर किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं देख पा रहे हैं, जीवन यहाँ संभव नहीं है, और यहाँ पर होने वाली बारिश हिम के रूप में होती है, स्नो के रूप में, और वो फिर हिम में बदल जाती है, और यहाँ पे आप एक ग्लेशियर को देख रहे हैं, यानी बर्फ की नदी को, हिमनद है ये, और ये हिमनद धीरे धीरे दिन में कुछ सेंटीमीटर आगे खिसकता है डाउन स्लोप की तरफ, और काफ़ी नीचे आने के बाद में इनमें से साल भर बहने वाली नदियां जो है वो जन्म लेती हैं, जैसे कि गंगा नदी है, सिंधु नदी है। इन नदियों का, साल भर बहने वाली नदियों का ओरिजिन ग्लेशियर्स या हिमनदों से होता है। इसी कारण वो साल भर बह पाती हैं कि सर्दियों में यहाँ स्नो के कारण स्नो का डिपोजिशन होगा, वो आइस या हिम का फॉर्म ले लेगी प्रेशर के कारण, और गर्मियों की ऋतु में शैन धीरे धीरे ये पिघलेगी,
तो नदी के अंदर वाटर का सोर्स हमेशा बना रहता है। तो ये एक कोल्ड ग्लेशियल लैंडस्केप है। इसका अध्ययन भी ज्योग्राफर करते हैं कि किस तरह से ग्लेशियर बनते हैं, इनकी नेचर क्या है इत्यादि।